समय अवंती राज्य पर चित्रसेन नाम के राजा शासन करते थे। हालांकि उनकी 3 बेटियां थी, लेकिन फिर भी वो बेटे के लिए तरसते थे। एक दिन और एक बार ठीक से देखने के लिए बोलिए ऋषिवर, इस बार लड़की या लड़का कौन जन्म लेने वाला है, ठीक से देख के बताइए। महाराज, मैं आपको कैसे बता पाऊंगा लड़का है या लड़की, ये मैं आपको बिल्कुल नहीं बता सकूंगा। आप तो पुत्र संतान के लिए तड़प रहे हैं, मगर भगवान का निर्णय क्या होगा उसका इंतजार करके देखना होगा। बिना वारिस के राजा को सब लोग का मांगते हैं इस दुनिया में। मेरे इस राज्य को बाद में किसी और के हाथ में सौंपना मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इस बार पुत्र का जन्म होना चाहिए। आपके कुल देवता से प्रार्थना कीजिए महाराज, आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। अब मुझे आज्ञा दीजिए जाने के लिए। सुनिए महाराज, मैंने सब सुन लिया है। इस बार जरूर हमें पुत्र की प्राप्ति होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप दूसरी शादी करिए। दूसरी शादी करने से कम आपको पुत्र की प्राप्ति का सुख प्राप्त होगा। महारानी, ऐसा मत कहो, आप तो मेरी जिंदगी हो, आपको नजरअंदाज नहीं कर सकूंगा। भगवान का निर्णय कैसा होगा वही फल होगा महारानी, मगर फिर से मुझे दूसरी शादी के बारे में मत कहना। इससे मुझे किसी तरह का शौक नहीं महाराज। राज्य को कम से कम वारिस तो मिलना ही चाहिए ना। इस तरह कुछ समय बाद उन दोनों की ख्वाहिश पूरी होती है और उनका बेटा जन्म लेता है। लेकिन उस समय राजा शत्रु राजा से युद्ध कर रहे थे, इसलिए राजधानी से दूर थे। बेटा पैदा होना मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। ये बात सुनकर महाराज भी बहुत ही प्रसन्न होंगे। गुरुजी, आप जाइए और महाराज को ये संदेश पहुंचाइए। महारानी, आपको एक बात बोलनी थी। इस शिशु का जन्म काल का मुहूर्त अच्छा नहीं है, आप कुछ समय तक सब्र कीजिए। मेरे हिसाब से किसी बड़े ज्योतिष को बुलाकर इस बच्चे का जन्म कुंडली दिखाना अच्छा रहेगा हम सब के लिए। बच्चे की जन्म कुंडली दिखाने का और महाराज को खुशखबरी भेजने का क्या रिश्ता है गुरुजी? बेटी, मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं बोल सकूंगा इस बारे में। आप लोग मुझे बस शाम तक का वक्त दीजिए, उसके बाद इस नवजात शिशु के बारे में महाराज को खबर भेज दूंगा। कृपया करके थोड़ा इंतजार कीजिए, सब्र कीजिए महारानी। आपकी बातें सुनकर कुछ अपशगुन लग रहा है मुझे। आप असल विषय के बारे में क्यों नहीं बात करते हैं? नहीं देवी, जरा शाम तक का इंतजार करो। मैंने ज्योतिषी को खबर भेज दी थी, वो यहाँ पर आते ही होंगे। जल्द ही आपको सारी की सारी बातें पता चल जाएगी, थोड़ा सब्र कीजिए महारानी। इतने में ज्योतिष जी वहाँ पर आते हैं और उस नवजात शिशु की जन्म कुंडली देखते हैं, बहुत ही आश्चर्यचकित होकर। महारानी, आपको ये बात बताते हुए मुझे बहुत चिंता हो रही है, मगर आप इस विषय में किसी तरह का संकोच मत करिए। बताइए मुझे क्या बात है? महारानी, इस नवजात शिशु की जन्म कुंडली बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये तो बहुत ही निर्दय और क्रूर बनेगा। अगर ये राजा बनेगा तो सारी प्रजा का जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। ऊपर से इसी बच्चे के हाथों से महाराज और आपका मरने का शासन लिखा हुआ है। महारानी, ऐसा पुत्र पूरी तरह से घातक है, आप दोनों के लिए भी और प्रजा के लिए भी। ऐसा सच बोलने के लिए मुझे माफ कर देना महारानी। आप एक बार और देखिए, कुछ न कुछ तो हल होगा ना। क्या आपके पास इस समस्या का कोई उपाय नहीं है? कोई तो रास्ता होगा, आप मुझे वो बताइए। गुरुजी, कम से कम आप बताइए कि ये सच नहीं है। ये हमारे राज्य के बहुत बड़े ज्योतिष है महारानी जी, इनका कहना कभी भी झूठ नहीं निकल सकता है। आपकी ये बात मुझे ठीक नहीं लग रही है। इस विषय में महाराज को बताना पड़ेगा। देखिए महारानी, थोड़ा धैर्य रखिए। एक दिन समय लेकर हम ये खबर महाराज तक जरूर पहुंचा देंगे, ये मेरा वादा है आपसे। अच्छा, और तब तक मैं क्या करूं बताइए? एक दिन में जन्म कुंडली बदल जाएगी क्या? और ज्योतिष की बात पर यकीन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, एक दिन की बात है ना, मैं रुकने को तैयार हूँ। तब तक किसी और ज्योतिष को बुलाइए और बच्चे की जन्म कुंडली दिखाइए। क्या पता हो सकता है कहीं से कोई चमत्कार हो जाए। इसके बाद राज्य के सभी ज्योतिष को बुलाकर शिशु की जन्म कुंडली दिखाई जाती है उन्हें। वे सारे लोग भी महारानी को ठीक वैसा ही बताते हैं। देखिए महारानी जी, राजकुमार की कुंडली देखकर हर कोई यही कह रहा है कि उनकी जन्म कुंडली में दोष है, और तो और इसके लिए कुछ और दूसरा उपाय भी नहीं है। सब लोग यही कह रहे हैं। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए गुरुजी? मैं इस बच्चे को गवा नहीं सकती हूँ, आप ही बताइए क्या करूँ? महारानी, मैं जो कह रहा हूँ वो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। इस बच्चे को ले जाकर जंगल में छोड़कर आना ही हमारे लिए उचित होगा। ऐसा करने के लिए मेरा मन तैयार नहीं हो रहा है गुरुजी। इस राज्य के वारिस को कैसे खो सकते हैं बताइए? और अगर ये बात महाराज को पता चल गई ना, तो हम दोनों का सिर धड़ से अलग हो जाएगा। फिर भी आप एक बार और सोच लीजिए महारानी, ये बच्चा बड़े होने पर इस राज्य को और राज्य की प्रजा को बहुत सताने वाला है। ऊपर से एक और बात है, इस बच्चे के हाथों में ही आप दोनों की मृत्यु लिखी हुई है महारानी। जरा एक बार आप तो सोचिए, ये बड़ा होकर कितना निर्दय होने वाला है। मैंने तो इसके लिए हल भी सोच लिया है महारानी। इस बच्चे को जंगल में छोड़ के आने के बाद इसके स्थान में कोई दूसरा बच्चा ढूंढ के लाऊंगा मैं। उस नए बच्चे को ये महाराज को वारिस के रूप में देखेंगे और हमारे अलावा ये किसी को पता नहीं चलेगा कि असली बच्चा कौन था और ये कौन है। ठीक है, फिर तो इस राज्य के लिए जो भी सही है मैं वो करने को तैयार हूँ। इस बच्चे के बदले अब मैं दूसरा बच्चा लाने को तैयार हूँ, लेकिन इन सब विषय के बारे में महाराज को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। यहाँ तो सिर्फ हम दोनों ही है महारानी, अब तो ये राज जिंदगी भर हम दोनों के बीच में रहेगा। महारानी, मैं अभी इस बच्चे को जंगल में छोड़ के और उसकी जगह पे एक नए बच्चे को ढूंढ कर लाऊंगा। इस तरह राजगुरु उस बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं और जंगल में छोड़ देते हैं। मैं ये काम राज्य के भविष्य के लिए ही कर रहा हूँ। भगवान, मुझे क्षमा कीजिए। ये बच्चा यहाँ अकेला है तो कोई जंगली जानवर आकर इसे खा जाएगा। अब मैं जाके एक नवजात शिशु को ढूंढकर राजमहल में लेकर आता हूँ। और वैसा ही एक नवजात शिशु लाकर रानी को दे देते हैं। महारानी, इस बच्चे की जन्म कुंडली सही तरीके से परख कर ही मैं आपके पास लेकर आया हूँ। ये बच्चा बड़ा होने के बाद एक बहुत बड़ा महान योद्धा बनेगा और बड़ा होकर महाराज को बहुत आनंद देने वाला है। अब देर किस बात की गुरुजी? इस बच्चे के विषय में जाकर महाराज को खबर दे आइए। इस तरह जब शत्रु राजा को हराकर महाराज राजधानी लौट रहे थे, तभी उन्हें ये खबर मिलती है और वो बहुत खुश हो जाते हैं। महाराज सीधा राजमहल पहुँचते हैं और सीधे महारानी के पास जाते हैं। कितनी अच्छी खबर दी है महारानी, मैं तो वारिस के बारे में व्याकुल था, वो भी दिनों रात। आखिर भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ही ली है, वारिस दिया है। इसके जन्म समय के बल को तो देखो, हमने शत्रु राजा पर विजय पा ली है। सब कुछ भगवान की कृपा है, तभी तो युवराज ने जन्म लिया। इस तरह महाराज को बेटा होने पर वो बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जंगल में, रोना मत बेटा, ये देखो तो हम बस घर पहुंचने ही वाले हैं बेटा।
अरे ये किसका बेटा है जी? आप इसे इस तरह गोद में खिला रहे हैं? पता नहीं कौन था, लेकिन कोई तो इसे जंगल में छोड़कर गया है। देखो कितना सुंदर है ये, कितना अच्छा लड़का है। ये सारी बातें हम बाद में भी कर सकते हैं, पहले इसे थोड़ा दूध पिलाओ। भूख के मारे बच्चा जोर से रो रहा है। हाँ हाँ रुकिए, मैं अभी आती हूँ। देखिए दूध पीने के बाद कैसे आराम से सो रहा है ये बच्चा। हमारी कोई औलाद नहीं, इसलिए भगवान ही से हमारे पास भेजा है। जो होता है अच्छा ही होता है। हाँ रुमा, आज से यही हमारी औलाद है। इसको तो मैं अपने साम्राज्य का चक्रवात बनाऊंगा। देखना तुम, ये बड़ा होकर कितना बड़ा चोर बनेगा। ये क्या, इसे भी अपनी तरह चोर बनाएंगे क्या आप? बिल्कुल नहीं, हम लोग इसे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाएंगे। अरे तुम्हें पता है पढ़ाई हमारे बस की बात नहीं है। देखने में तो ये बहुत बड़ा चोर की कला का वीर दिख रहा है ना। आज इसका नाम है नागराज, चोर डाकू नागराज। इस तरह वो नागराज को बचपन से ही चोर कला सिखाने लगता है। इसी तरह एक दिन, देखो मुखिया, चुपचाप मुझे लाके दे दो जो भी तुम्हारे पास है, अनाज दौलत सब। नहीं तो मेरे बारे में तो तुम्हें मालूम ही है, एक भी जिंदा नहीं बचेगा इस गांव में। हाँ ये क्या है, हर 2 साल के बाद ऐसे गांव लूट के जाते हो। हमारी सारी मेहनत की कमाई तो तुम लेकर चले जाते हो। ये कोई अच्छी बात नहीं है। तुम लोग ऐसे करोगे हम कैसे जिएंगे? मेरी बात सुनो मुखिया, मैं तो पूरे 2 साल के बाद ही आता हूँ ना, यानी कि 1 साल की आमदनी तुम लोगों को दे रहा हूँ ना। कितनी बार कहा कि ये तरस खाने वाली बात मुझसे मत कहा करो। जाओ अनाज और दाल आके दे दो और अपनी जान को बचा लो। इसके बाद गांव के सारे लोग वैसा ही करते हैं। सारी चीजों को ले जाते समय, देखो गंगाराम, सारे सैनिकों ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया। भागने की कोशिश मत करो, नहीं तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे मुखिया जी, तो तुमने मुझे सैनिकों के हवाले करने की योजना बनाई है। अब देखो मैं क्या करता हूँ। जल्दी भागो यहाँ से, अगर हम आज इनके कब्जे में आए तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यहाँ भागो यहाँ से। ऐसा कहकर वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। तुम पीछा करो, अगर मिल जाए तो उन्हें बंदी बनाकर राजमहल में ले आओ। वो गंगाराम फिर से हाथ से निकल गया है, लेकिन अगर वो इस बार हमारे सामने आ गया तो हमारे हाथों से बचकर नहीं जा पाएगा। ये लीजिए, आपके सारे अनाज और दौलत इसी कोने में रखे हुए हैं। वो गंगाराम फिर से पलट कर वार करेगा तो हमें तो बहुत डर लग रहा है, और इस बार तो वो हमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। अब वो लोग इस गांव की सीमा के अंदर कभी नहीं आ पाएंगे। महाराज ने सैनिकों को कड़ी निगरानी के लिए आदेश दे दिए हैं। हम लोग आपकी हिफाजत करेंगे, आप बेफिक्र होकर काम कीजिए। इसके बाद घायल होकर गंगाराम घर पहुँचता है। हे राम, बहुत बड़ा घाव हो गया है लगता है। बहुत दर्द हो रहा है, अब क्या करूं? क्यों जी, पैर में इतनी बड़ी पट्टी लगा है, क्या हुआ आपको? चोरी करके वापस आते समय सैनिकों ने हम लोगों का पीछा किया था। सारा चोरी का माल वहीं पर छोड़ के हम लोगों को भागना पड़ा। उतना ही नहीं, उन लोगों ने मेरे 3 साथियों को जान से भी मार दिया। मैं तो कब से बोल रही हूँ, अब हमारे पास बहुत दौलत है, आप चोरी करना बंद कीजिए। लेकिन आप हैं कि मेरी एक बात भी सुनने को तैयार नहीं है। हमारा एक बेटा भी है, हम लोग कुछ खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन कर लेंगे। सदियों से हमारे बुजुर्गों का यही पेशा है, तुम्हें पता है ना। इसको हम कैसे छोड़ सकते हैं? उस मुखिया की हिम्मत देखो, उसने सैनिकों को इत्तला कर दिया। मैं तो उसको छोड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। इस बार मैं वापस जाऊंगा और इसकी सजा पूरे गांव को भुगतनी पड़ेगी। अब ठीक है, अब बस कीजिए, आपकी जान बच गई, इतना ही काफी है। इस तरह अपनी बीवी की बात पर ध्यान न देकर गंगाराम बाहर निकल जाता है। वहाँ बाहर उसका 6 साल का बेटा खेल रहा था। वो पिताजी को देखकर, आपके पाँव में क्या हुआ पिताजी, कैसे चोट लगी? राज सैनिकों ने मुझ पर वार किया था, उन्होंने मुझ पर बाण चलाए थे बेटा। अच्छा, तो मैं उस राजा के सैनिकों को छोड़ूंगा नहीं, अभी उन्हें सबक सिखाता हूँ। रुकिए आप। हाँ शाबाश बेटा शाबाश, तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरी ही वारिस हो। लेकिन अभी तुम बहुत छोटे हो बेटा। अगर तुमने मेरे कहने के तरीके से सारी युद्ध कलाएं सीख ली तो इस दुनिया में तुमसे बड़ा कोई योद्धा नहीं होगा। मैं तो सीधा लक्ष्य पर बाण चला रहा हूँ पिताजी, देखिए ना, अभी आपको दिखाता हूँ। देखा ना पिताजी, मैंने आपके सामने कैसे आम को गिराया। आप मुझे सारी युद्ध कला सिखा देंगे पिताजी? जरूर सिखाऊंगा नागराज, बड़े होकर तुम मुझसे बड़े सरदार बनोगे। वहीं दूसरी तरफ महाराज का बेटा युवराज विक्रम सिंह भी श्रद्धा और भक्ति से युद्ध कलाओं को सीखने लगता है। शाबाश विक्रम शाबाश, तुम तो तलवारबाजी में कौशलता दिखा रहे हो। इतनी कम उम्र में बहुत ही तेज कला सीख रहे हो तुम बेटा। मगर तलवारबाजी के साथ साथ तुम्हें मल्ल युद्ध, धनुर्विद्या, घुड़सवारी जैसी बहुत सारी चीजें सीखनी है बेटा। अगर तुम्हें ये सारी विद्याएं सीखनी है तो पहले तुम्हें एकाग्रता और बुद्धि कुशलता चाहिए। मैं जरूर सीखूंगा गुरुजी। ये एकाग्रता क्या है? एकाग्रता मतलब सब चीजों को भूल कर अपने लक्ष्य पर दृष्टि बनाए रखना। मेरी बातों को सही समझना बेटा। प्रणाम गुरुदेव। युवराज का विद्याभ्यास कैसा चल रहा है अभी, और आपकी बातों को समझने लगा है क्या वो? युवराज के बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं है। इतनी कम उम्र में सारी कलाएं सीखने में वो अत्यंत समर्थ है। महाराज, जैसे ही ये बड़ा हो जाएगा एक बहुत बड़ा योद्धा बनेंगे। आपका मुझे पता है गुरुदेव, आपके पास विद्याभ्यास करने के बाद ये जरूरी योद्धा ही बनेगा। महाराज की जय हो। फिर से वो डाकू गंगाराम हाथ से निकल गया है, मगर उनके 3 साथियों को भागते समय हमारे सैनिकों ने मार दिया है। इतने षड्यंत्र के बाद भी बच के निकल गया वो। अगली बार उसे छोड़ना मत। जो भी गंगाराम का पता बताएगा उसको 10,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में मिलेंगे। इस बात को जल्दी से जल्दी राज्य में फैला दीजिए। जाइए और ढिंडोरा पिटवाइए। पिताजी, डाकू मतलब कौन होते हैं? युवराज डाकू वो होता है जो अपने साथियों के साथ प्रजा को डरा के धमका के लूट कर चला जाता है। तो फिर उस डाकू को मैं पकड़ूंगा पिताजी। देखिए गुरुदेव, इतनी छोटी सी उम्र में कितनी समझदारी से बातें कर रहा है मेरा बेटा। भगवान ने मुझे बहुत अच्छा वारिस दिया है। आप शिक्षा जारी रखिए। मुझे इजाजत दीजिए गुरुदेव। इस तरह कुछ समय बीत जाने के बाद
महाराज, वो डाकू गंगाराम अगले अमावस के दिन रामनगर पे हमला करने के लिए सोच रहा है। हमें गुप्तचर से ऐसी खबर मिली है। इस बार गंगाराम को छोड़ना मत, उसे बंदी बनाकर लेकर आना। हमारे सैन्य अध्यक्ष जी इस कार्य के लिए स्वयं ही जा रहे हैं महाराज, इसलिए इस बार गंगाराज का बचना असंभव है। दूसरी तरफ गंगाराम अपने साथियों के साथ जंगल में। देखो, इस बार तुम लोग सतर्क रहना। अगर हम लोगों से जरा सी भी भूल हुई तो उनके हाथों मारे जाएंगे हम। उन लोगों को लग रहा है कि हम रामनगर पे हमला करेंगे, लेकिन हम लोग तो इस बार रंगापुर पे हमला करने वाले हैं। वहाँ पे विष्णु शर्मा नाम का एक बहुत बड़ा व्यापारी है। इस बार तो वही हमारा लक्ष्य है। मेरे हिसाब से हमें कुछ दिन और डाका नहीं डालना चाहिए गंगाराम, ये सही नहीं होगा। अभी तुम्हारे सर के ऊपर 10,000 स्वर्ण मुद्राओं का नाम है। इसकी घोषणा महाराज ने पूरे राज्य में कर दी है और राज्य में सारे लोग पैसा खाने का ही मौका देख रहे हैं। मैंने पहले से योजना बना रखी थी, इसलिए उनको हमने रामनगर पे हमला करने के लिए बोला है, ताकि ये झूठी खबर देके उन्हें गलत रास्ते पर हम लोग भेज सकें। उनके सारे सैनिक अब रामनगर पर ही होंगे। इतने में हम लोग रंगापुर को लूट के वापस भी आ जाएंगे। अब हमारे पास हमला करने के लिए सिर्फ 2 दिन की मोहलत ही बची हुई है। अब तुम सब लोग डरना बंद करो और हमले की तैयारी करो। इस तरह 2 दिनों के बाद गंगाराम रंगापुर पे हमला करने के लिए अपने साथियों के साथ जाता है। उसके बाद गंगाराम साथियों के साथ इसी तरफ आ रहा है। इस बार वो कैसे भी बच के निकल ना पाए। हम लोग अभी रंगापुर के नजदीक आ गए हैं। सबके सब लोग सतर्क रहना। देखो, वो नजदीक आ गए हैं, अब हमला करो। ये क्या? इन लोगों को हमारे यहाँ आने की खबर कैसे मिली? देखो सरदार, वो लोग पहले से ही तैयार है। अब हमारा वापस जाना ही अच्छा होगा, नहीं तो इस बार हमारी जान नहीं बचेगी। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। वो तो बहुत सारे लोग हैं, मगर ये खबर उन लोगों तक कैसे पहुंची? हमारे झुंड में ही कोई उन लोगों को खबर दे रहा है। तुरंत वापस चलो। पिछली बार भी हम 3 साथियों को खोकर बैठे हैं। देखो, वो लोग भाग रहे हैं। इस बार हम उन्हें नहीं जाने देंगे। पीछा करो उनका। देखो गंगाराम, अब तो तुम भाग नहीं सकते। महाराज ने तुम्हें बंदी बनाकर लाने के लिए कहा था, लेकिन अगर तुम्हें भी जिंदा छोड़ दिया तो तुम जरूर कैसे भी करके भाग जाओगे। इसलिए मैं तुम्हें अभी खत्म कर दूंगा। पिताजी को सैनिकों ने मार दिया है क्या माँ? हाँ बेटा, तुम्हारे पिता को सैनिकों ने मार दिया है। तो फिर मैं भी उन्हें नहीं छोड़ूंगा माँ। मेरे पिता को मारने वाले सैनिकों से मैं बदला लूंगा माँ। इसके बाद बड़ा होने के बाद नागराज अपने पिताजी की मौत का बदला कैसे लेता है और विक्रम सिंह नागराज के इस बदले का मुकाबला किस तरह करता है,